पहली फिल्म भी आपकी हिट रही, दूसरी फिल्म भी अच्छी गई। ये इसका असर आपकी ब्रांडिंग पे पड़ा कि यार ये नया डायरेक्टर आया है, ये तो बड़ा कमाल का है यार। अच्छी इमेज बन गई थी कि भाई चलो कुछ भी नए सब्जेक्ट लेके आता है और अच्छी फिल्में बनती है तो हिट होती है। राजकुमार जिसके बारे में तमाम सारे किस्से हैं, उसको आपने उनको जाके स्क्रिप्ट सुना दी, ओके भी हो गया। शूट के समय धुकधुकी थी कि यार पहला शॉट जब आए कि यार ये कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है। आराम से बातचीत नाम नहीं लिया आपका। नहीं। पिक्चर स्टार्ट हुई मरते दम तक 6 महीने में कंप्लीट हुई एंड सुपर डुपर हिट, गोल्डन जुबली फिल्म थी। क्या माहौल आपको उस समय लगा जब आप इंडस्ट्री में आए, आपने काम करना शुरू किया, किस तरह का माहौल था वहाँ? उस टाइम पे इंडस्ट्री में क्या था कि एक फैमिली एटमॉस्फेयर था, रिलेशन से चीज़ भी थी और क्रिएशन को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। आर्टिस्ट उस टाइम पे मतलब पूरी कहानी सुनते थे सीन वाइज। आज ईमेल भेज दो, ईमेल बिजनेस मैनेजर पढ़ेंगे, आर्टिस्ट के पास टाइम है नहीं है मालूम नहीं। गोविंदा का मैंने देखा, मेरे साथ 3 फिल्में की, वो एक्चुअली ऑलराउंडर आर्टिस्ट है, लेकिन वो उसके नेचर की वजह से और वो ज्योतिष शास्त्र के चक्कर में वो आउट हुआ। एक किस्सा और मरते दम तक का मैंने सुना था, गोविंदा के रुमाल का, वो क्या किस्सा था? शर्ट के ऐसे कुछ सिल्क का वो कुछ पहन के आया था, तो राज साहब ने तारीफ़ की कि भाई तुम्हारा हमारा शर्ट तो बहुत अच्छा है, तो उसने वो शर्ट राज साहब को दे दिया। तो राज साहब दूसरे दिन क्या किया, उस शर्ट को फाड़ के उसका रुमाल बना के लेके आ गए। कैसे बने ये तिरंगा? तो उसका जो गाना है पीले पीले ओ मरे राजा, वो गाना मतलब आइकॉनिक सॉन्ग है। वो दोनों ही नॉन डांसर और दोनों से ही आपने डांस करवाया। नाना तो पहले डरा हुआ था, मैंने कभी डांस किया ही नहीं है। मैंने देखो नाना पार्टी सॉन्ग है और दारू पी के डांस करना है, तो दारू पी के तो उटांग पटांग पे डांस करोगे तो पब्लिक डाइजेस्ट करने वाली है। अपने को कोई ऐसा डांस नहीं है कि रियल मोमेंट होगी सब। बच्चन साहब सुपरस्टार रहे, फिर उनका एक पूरा वक्त आया, लेकिन कमबैक के समय मेहुल कुमारी क्यों याद आया? वो हादसा तब हुआ कि रंगीला की म्यूज़िक लॉन्च थी, मेरे को ऐसे मिले, बोले सर कुछ गर्मा गर्म स्क्रिप्ट है आपके पास के नहीं? तो मैंने किसके लिए? बोलते मेरे लिए। और किसके लिए? मतलब इतनी सारी सुपर डुपर हिट फिल्में बनाने के बाद मेहुल कुमार का बायोडेटा क्या है ये पूछने वाले लोग हैं। नेचुरली अभी भी कोई कंपनी में जाओ तो प्रोफाइल मांगेंगे ना। तो फिल्म मेकिंग पहले क्या था, क्रिएशन था, समाज का आईना इसको बोला जाता था। जो भी हम कहेंगे वो पूरे समाज के लिए होगा या समाज को उसमें से सीखने को भी कुछ मिलेगा। आज क्या हो गया है, सिर्फ धंधा। आज पिक्चरें फ्लॉप क्यों हो रही है, मैं कितनी बार बोला हूँ, बजट की वजह से। क्या मेहुल कुमार अब डायरेक्ट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे? मेन सब धंधा, टोटली क्रिएशन। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ पराग। जब हिंदुस्तान के सिनेमा का 100 साल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेहुल कुमार इस नाम से आप बच नहीं सकते। एक से एक फिल्में, 37 फिल्में हिंदी और गुजराती मिला के मेहुल भाई ने दी। मेहुल कुमार एक ऐसा नाम जिन्होंने एक अलग तरह का सिनेमा कमर्शियल पैरामीटर को मेंटेन रखते हुए भी दिया। तो आज हमारे साथ है मेहुल भाई। मेहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहुल भाई, ये बड़ा मुश्किल मामला है क्योंकि आपने हमेशा बातें बड़ी सीरियस की अपने फिल्मों में। आपने सिर्फ कमर्शियल रनिंग अराउंड ट्रीज इस तरह का कोई सिनेमा नहीं किया, एक भी फिल्म ऐसी नहीं है। बात आपने हमेशा वजनदार की और कमर्शियल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए की। ये मुश्किल था मामला, ये बैलेंसिंग, क्योंकि ये जब रियलिटी हमको प्रेजेंट करनी है तो उसको कमर्शियल वे में प्रेजेंट करने के लिए बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। तो जैसे आप क्रांतिवीर की बात देखो तो वो जो प्रॉब्लम था वो मतलब अगर वही प्रॉब्लम पे मैं फिल्म बनाता तो शायद लोगों को पसंद ना भी आती। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके करते तो उसको कमर्शियल बनाए। तो वो एक ऐसा आदमी जो खटिए पे बैठा वो बातें करता है, करने को कुछ तैयार नहीं होता। और वो आदमी जब चेंज होता है हालात देश के देख के और पूरे लोगों की आंखें खोल देता है, तो वो पूरा कमर्शियल वे में था। उसके गाने भी थे, सेंटिमेंट्स भी थे, फैमिली ऑडियंस भी देख सकती है हर एक को। तो वो मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि अपने को कोई ऐसी बात बोलनी है ना तो कमर्शियल वे में उसको ऐसे इन्वॉल्व करो कि लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए और जो अपने को कहना है वो भी हम कह सकें। तो मतलब जब मैं इंडस्ट्री में आया तब
लता जी से तो कई बार रूबरू हुआ, रफ़ी साहब से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। कैसे इंसान थे रफ़ी साहब? रफ़ी साहब ग्रेट ग्रेट, मैं बोलूँ ना, मैंने रफ़ी साहब के, मैं आपको एक एक बात सुन, उन्होंने जब देखिए गुजराती गाने वो गाते नहीं थे, कम गाते थे, तो जब भी गाना रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो पूरा गाना रिकॉर्ड होने के बाद सुनेंगे, फिर मेरे को बोलेंगे मेहुल भाई सुन लो, कहीं गलत तो ग्रामेटिक मिस्टेक तो नहीं है ना मेरी, नहीं तो लोग बोलेंगे रफ़ी साहब को आता नहीं है गुजराती और गाने गाते हैं बोलते। इतना इन्वॉल्वमेंट होता था, सोचिए। और एक किस्सा मैं लाइफ टाइम याद रखूँगा रफ़ी साहब का, कि रमज़ान महीने में रफ़ी साहब कभी गाने नहीं गाते थे। हाँ, तो मेरी गुजराती फिल्म होम प्रोडक्शन राजपूतानी, अरुणा जी थी, किरण कुमार था, उसका मुहूर्त करना था मेरे को। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन किया, तो बोलते तुम मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करवाना चाहते हो? मैंने सर रिकॉर्ड ब्रेक करवाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुहूर्त आपके हाथ से होए, और रमज़ान महीना है मेरा, तो मैं यही चाहता हूँ। डुएट सॉन्ग है मेरा, आप और दूसरा मैं बोला अनुराधा जी गाएगी आपके साथ। तो मेरे को बोलते एक काम करो, रात को म्यूज़िक मतलब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और स्टूडियो बुक कराओ तो 7 बजे के बाद कराओ, फिर जो भी 1-2 बजे तक ख़त्म करेंगे। तो मैं तो बोला, उस टाइम पे बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग होती थी, तो मैंने बॉम्बे लैब में बुकिंग करवाया। तो वो लोग बोले, मैंने बोला क्या बात कर रहे हो आप, रमज़ान महीने में रफ़ी साहब थोड़ी गाने गाएंगे। बोले रफ़ी साहब गाएंगे रोज़ा खोलने के बाद, शाम को आएंगे। बोला फिर जितने भी लेट होगा 1-2 बजे तक गाना ख़त्म करेंगे और चले जाएंगे। और सोचिए उन्होंने वो गाना गाया और गाना सुपर हिट हुआ, वो डुएट सॉन्ग था। तो वो मतलब मेरे को हमेशा याद रहेंगे। और रफ़ी साहब डाउन टू अर्थ, और आज भी देखिए उनकी आवाज़, तो मैं हमेशा बोला हूँ कि रफ़ी साहब की आवाज़ एंड लता जी की आवाज़ क़यामत तक रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये 2 आवाज़ें। तो मतलब आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि आप आए, पहली फिल्म में ही द बेस्ट सेटअप आपको मिला, मतलब नासिर हुसैन, ताहिर हुसैन जैसे लोगों, प्रोड्यूसर मिले, सेटअप सारा मिला, म्यूज़िक सारा मिला। और मैं देख रहा था कि आप अशोक कुमार से लेके गोविंदा तक, और क्या गोविंदा क्या मनोज बाजपेयी तक आपने इतने सारे रेंज के साथ काम किया है। तो दादा मुनि अशोक कुमार के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपकी फिल्म में थे वो। दादा मुनि अनोखा बंधन में, अनोखा बंधन मेरी एक गुजराती फिल्म थी, महावीना सोनो संसार, बहुत इमोशनल फैमिली ड्रामा था, उसका रीमेक था वो, अरुणा जी के भाई ने बनाई थी, रतन ईरानी। तो वो दादा मुनि को रोल सुना तो रोल करने को तैयार हो गए थे। तो दादा मुनि ने उस टाइम पे है ना पर डे काम किया था, छोटा रोल था, ज़्यादा काम नहीं था, तो पर डे किया था। फिर मेरे को उन्होंने पूछा नहीं था, अरुणा जी को पूछा था कि भाई पर डे कितने दिन का काम है। तो अरुणा जी ने उनको बोला 8-10 दिन का काम है दादा। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मेरे को तो बोला नहीं था, तो मेरा तो शॉर्ट डिवीज़न ने सब करके मैं सेट पे जाता था मेरा। तो दादाजी मुनि जी का काम 6 दिन में कंप्लीट हो गया। तो मेरे को एक बोलती, मेहुल 6 दिन में मेरा काम ख़त्म हो गया। बोले दादा मुनि 6 दिन का ही आपका काम था? बोले अरुणा जी तो मेरे को बोली थी 8 दिन 7 दिन 8 दिन का आपका काम होगा। बोले सर मेरे को तो नहीं मालूम, मैंने अपने हिसाब से जो था वो आपका ख़त्म। बोले आज के बाद मैं तेरे साथ पर डे काम नहीं करूँगा बोलते। मेरे को पता चल गया तू परफेक्ट करता है, सब कुछ करता है, तो अभी तेरे साथ पर डे करूँगा तो तेरे को पूछूंगा कितने दिन का पर डे काम है, फिर मैं करूँगा। और इतने मतलब वो भी शबाना जी, दादा मुनि, शबाना जी ने भी देखिए अनोखा बंधन में पुराने कपड़े पहने थे। आज कोई, हाँ मैंने बोला देखिए आपका एकदम मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, मिडिल क्लास घर में रह रहे, बच्चों को ध्यान रख रही है, मतलब एकदम होमली वाइफ है, तो आप कोई भी नए कपड़े नहीं बनेंगे, आप पुराने कपड़े पहनो, आपके पास जो भी पुराने वो लेके आना, नए कपड़े आपको उतने प्रोड्यूसर की ओर से बना दूंगा मैं। और उन्होंने किया, और देखिए वो पूरा इन्वॉल्वमेंट, उसके भी गाने सुपर हिट थे, उषा जी का म्यूज़िक था उसमें, गाने भी सुपर हिट हुए थे सब। तो ये दोनों फिल्में अच्छा, पहली फिल्म भी आपकी हिट रही, दूसरी फिल्म भी अच्छी गई, ये इसका असर आपकी ब्रांडिंग पे पड़ा कि यार ये नया डायरेक्टर आया है, ये तो बड़ा कमाल का है यार। मतलब एक अच्छी इमेज बन गई थी कि भाई चलो कुछ भी नए सब्जेक्ट लेके आता है और अच्छी फिल्में बनती है तो हिट होती है। उसके बाद देखिए लव मैरिज आज के ज़माने की फिल्म है, वो मेरी सेकंड फिल्म थी अनोखा बंधन के बाद। अनिल कपूर एंड मीनाक्षी सिसोदिया, मतलब दोनों की शादी हो जाती है और सुहागरात नहीं मना सकते, वो सब्जेक्ट था आज के ज़माने का, उस ज़माने में। और वो भी, और उसमें भी वही हुआ था, भाईजान महमूद भाईजान का एक रोल था, मैं बोला उनको ये रोल हम लोग देंगे, तो वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया था, बेंगलोर रहते थे। तो मैंने प्रोड्यूसर को बोला, तो बोले मैं बोला हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक के हाँ बोलेंगे काम करने के लिए। बोला रोल सुनेंगे तो ना नहीं बोलेंगे। बोला
तो फिर बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को एक बार कहानी सुना दो, रोल मेरा क्या है बता दो, क्योंकि मैंने कितने टाइम से फिल्में की नहीं है, मैं करूँगा और ये मेरी लास्ट फिल्म होगी, बोलते इसके बाद मैं नहीं करूँगा बोलते। तो मैंने जाके जब कहानी सुनाई तो कहानी सुन के खुश हो गए बोलते, और उसमें वो जो गाना था मुर्गी वालों अपनी मुर्गियाँ संभालो, मुर्गा मेरा जवान हो गया, वो उनके ऊपर ही था, तो वो करने को तैयार हो गए। और उस तरह से देखिए उन्होंने भी मेरे साथ वो फिल्म की, और वो लास्ट फिल्म थी भाईजान की। मेहुल भाई, मतलब पहली फिल्म में आप ताहिर हुसैन, नासिर हुसैन को बोलते हो कि डायरेक्टर मैं ही बनूंगा, आप चाहे जी स्टार को उस कन्विंस कर ले, ये आपकी सरलता है, कॉन्फिडेंस है, या कंटेंट पे भरोसा, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी। नहीं, मेरा क्या है, देखिए अगर अपनी कहानी सही है और जिस आर्टिस्ट को रोल सुना रहे हैं उसकी स्टाइल का वो कैरेक्टर है, तो मेरे ख्याल से वो ना नहीं बोलेंगे कभी भी। तो मैं हमेशा आर्टिस्ट को दिमाग में रख के उनके कैरेक्टर लिखता था, तो कभी वो ना नहीं बोले। जैसे राज साहब के साथ हुआ था मरते दम तक, तो मरते दम तक में राज साहब ने डॉन का रोल कभी किया ही नहीं था, तो मैंने बोला राज साहब को दिमाग में रख के मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। तो राज साहब को अगर पिक्चर, तो प्राण जी ने मेरे को क्या बोला कि भाई देखो राज साहब ने मेरे को 2 बार ना बोला है, बोलता है तो मेरा नाम मत लेना, आप उनको कहानी सुनाओ, वो ओके करेंगे, मैं फिल्म प्रोड्यूस करूँगा बोलते। तो मैंने ठीक है मैं बात करूँगा। मेरे को फ़ोन नंबर तो उस टाइम पे मोबाइल थे नहीं, तो राज साहब का नंबर मेरे को उन्होंने दिया, तो मैंने फ़ोन किया राज साहब को, तो बोलते कौन, मेहुल कुमार। राज साहब तो अंदाज भी मैं ही वो था। मैं बोला राज जी मैंने गुजराती फिल्में बहुत बनाई है हिट, और हिंदी मेरी 2 फिल्में सिल्वर जुबली हुई है, लव मैरिज, अनोखा बंधन वाला, और ये स्क्रिप्ट मैंने आपको दिमाग में रख के लिखी हुई है। तो बोले क्या टाइटल है? मैं बोला मरते दम तक। अच्छा टाइटल तो दमदार है, बोलते कहानी, बोला कहानी आप सुन लीजिए। तो मेरे को वो मालूम था कि राज साहब को उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए, वो मैंने इंक्वायरी करके रखी थी जब उनके लिए पिक्चर लिख रहा था तभी, तो मैंने उर्दू में पूरी कॉपी करवाई थी। और फिर बोले कि ठीक है मैं पूरी कहानी आप सुन लीजिए, कभी मेरे को टाइम दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने मेरे को बोला तुमने यूएस क्लब देखा है? बोला सर यूएस क्लब कुलाबा में है, हाँ मिलिट्री का है, मेरे को मालूम है लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ। तो बोलते वहाँ संडे को मिलते हैं 6 बजे, आ जाओ बात करते हैं, फिर आगे क्या है क्या नहीं मैं देखता हूँ बोलते। तो बोला ठीक है। फिर पूछा तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने सर गाड़ी है, फिएट है मेरे पास। तो बोले नंबर क्या है? फिर मैंने नंबर भी दिया, गुजरात का नंबर था। तो बोले ठीक है 6 बजे वहाँ मिलेंगे। तो मैं तो घर पे खुश हो गया, राज साहब ने टाइम दिया, प्राण जी को बोला, प्राण जी बोले मेरा नाम मत बताना। नर्वसनेस नहीं था क्योंकि राजकुमार के बारे में? नेचुरली वो तो मैं पूरा 2 घंटे से तैयार होके मेरा जल्दी फिर मैं गया तो गेट पे जैसी मेरी गाड़ी रुकी नहीं, तो वॉचमैन ने बोला आर यू मिस्टर मेहुल कुमार? बोले यस सर। बोले राज साहब ने आपकी गाड़ी का नंबर दिया था। सोचिए अब कितना। तो मेरे को एंट्री दिया, बोले राज साहब गोल्फ खेल के बैठेंगे, आप बैठ सकते हैं उधर जाके। फिर मैं बैठा, राज साहब आए, फिर हाथ मिलाया मेरे को, फिर मैंने स्क्रिप्ट दिया उनको। तो पहले ही पेज पलटा, अच्छा उर्दू में स्क्रिप्ट है? बोले राज जी आपको उर्दू में चाहिए, मेरे को मालूम है, इसलिए मैंने उर्दू में स्क्रिप्ट। तो फिर पेज पलटते रहे, मैं चुपचाप देख रहा था, मतलब कुछ बोल नहीं रहे। लास्ट के 2-4 पेज में थोड़ा कुछ पढ़ा उन्होंने, बोले क्लाइमैक्स भी लिखा हुआ है। बोले राज जी मेरी पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट करके ही मैं करता हूँ काम। बोलते ये तो कमाल है। बोलता है नहीं तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट आती है उसमें लास्ट पेज पे लिखा होता है CLIAMAX, नीचे अंडरलाइन होता है। डायरेक्टर को पूछता हूँ कि क्लाइमैक्स? बोले सर क्लाइमैक्स हमने सोचा नहीं है, बाद में देखेंगे बोलते। हाँ, ये उस समय के दौर में फिल्म में जनरली ये करते ये थे होता था, क्लाइमैक्स एंड में डिसाइड होता था। हाँ। मैं बोला सर मेरा क्लाइमैक्स फिक्स है और यही क्लाइमैक्स रहेगा, मेरा कुछ चेंज नहीं है। बोलते एक काम करते हैं अगले संडे फिर मिलेंगे, मैं पढ़ूंगा पूरी स्क्रिप्ट सीन वाइज, और फिर मेरे को अच्छी लगेगी तो आई विल डू द फिल्म। बोलते चाय कॉफ़ी कुछ पियोगे, ड्रिंक? मेरा सर मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक भी नहीं करता। बोला ओके वेरी गुड। तो मैंने फिर सॉफ्ट ड्रिंक किया, उन्होंने ड्रिंक किया और हम लोग निकले। फिर मैंने बाहर प्राण जी को फ़ोन किया बाहर से, मैं बोला स्क्रिप्ट उन्होंने ले लिए, और अगले बोले कुछ बोला नहीं? बोला नहीं, आराम से बातचीत, नाम नहीं लिया नहीं और फिर 1 वीक तक वही भागदौड़, क्या होगा क्या नहीं होगा टेंशन में। और फिर वही संडे को जब आए, मैं गया वहाँ पे बैठा, राज साहब आए, मेरे को गले लगाया, बोलता आई लाइक योर स्क्रिप्ट, बोलता है आई एम डूइंग दिस फिल्म। प्रोड्यूसर कौन है? मैं बोला प्राणलाल जी मेहता। ओह मिस्टर मेहता, उसको तो मैं 2 बार ना बोल चुका हूँ। मैं बोला सर, लेकिन बोले ये फिल्म मैं करूँगा, उनको बोलो मेरे से बात करें, बाकी जो भी बातें हम कर लेंगे। इस तरह से सोचिए पिक्चर स्टार्ट हुई मरते दम तक, 6 महीने में कंप्लीट हुई, एंड सुपर डुपर हिट गोल्डन जुबली फिल्म थी। पर मतलब राजकुमार जिसके बारे में तमाम सारे किस्से हैं, उसको आपने उनको जाके स्क्रिप्ट सुना दी, ओके भी हो गया,
शूट के समय धुक-धुकी थी कि यार पहला शॉट जब आए कि यार ये कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है? पहले दिन का एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है, यादगार सीन है वो। फर्स्ट हम लोग बर्ड आइलैंड पे नैयर बंगलो में, राज साहब का वो घर बताया था, गोविंदा भी था, फरा भी थी, शक्ति कपूर भी थे, बाकी 2-3 जूनियर आर्टिस्ट भी थे। सीन क्या था कि फरा शक्ति कपूर को आके राज साहब के पाँव में फेंकती है, तो साइलेंट था, किसी का कोई वो न, सब लोग, पहला दिन था, गोविंदा भी मेहुल जी मेरा क्या डायलॉग है, शक्ति कपूर बोलो मेरा क्या डायलॉग है, फरा भी बोला किसी का कोई डायलॉग नहीं है, फर्स्ट शॉट है, मुहूर्त वो साइलेंट है, राज साहब के पाँव में शक्ति कपूर गिरता है, कैमरा टिल्डअप होता है, राज साहब का फेस दिखता है, बोला यही फर्स्ट शॉट है। तो बोले ठीक है सब लोग उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब शूटिंग में तो सब लोग राइट टाइम पे आ गए थे, राज साहब टैक्सी में आए, पूरे यूनिट में हंगामा हो गया, राज साहब टैक्सी में आए, राज साहब टैक्सी में आए, तो सब लोग वो टैक्सी वाले को पैसा दे रहे थे, वो ले नहीं रहा था। हाँ, राजकुमार से कैसे पैसे ले ले तो टैक्सी पूरा वाला? हंगामा हुआ, फिर मैं भी गया, बोले क्या हो, बोले मेहुल ये पैसा, बोले सर मेरी टैक्सी में राज साहब बैठे, मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन रहेगा, बोलते अब मैं पैसा नहीं लेना चाहता। तो मैं बोला अब जो भी प्यार से दे रहे ले लो। उस टाइम पे सोचो अभी क्या जू से यहाँ आने के लिए मतलब मड आइलैंड ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20 रुपया 15 रुपया होता होगा, और राज साहब उसको 500 रुपया दे रहे थे। अब उस ज़माने में वो लेने को तैयार नहीं था, तो मैं बोला ले यादगिरी रहेगी राज साहब की, फिर ले लिया। फिर राज साहब ने मेरे को बोला कि मेहुल तेरी शूटिंग का पहला दिन था, मुहूर्त था, और मैं नहीं आता तो हेडलाइन से न्यूज़ बन जाते कि देखो पहले ही दिन राजकुमार नहीं आया करते, तो इसलिए मैं आ गया हूँ शूटिंग में। बोला सर आप आइए। तो टैक्सी में क्यों आए थे? गाड़ी ख़राब हो गई। अच्छा। वो बोले मेरे को मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैं नहीं आता, तो फिर तो यहाँ कहानी बन जाती बोलते। तो वो मैं बोला थैंक यू सर, चलिए आ जाइए, फिर नो प्रॉब्लम। फिर जैसे शूटिंग का मतलब हुआ ना, तो मतलब मैंने उनको शॉट समझाया, फर्स्ट मैंने आपके पाँव पे है, जूते पे गिरता है, टिल्डअप होता है कैमरा, आप देख। बोलते मेहुल ऐसे क्यों शॉट ले रहे हो, सबके सामने मेरे को पूछा। मैंने राज जी ये शॉट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कटिंग है। मैंने वहाँ पे मतलब गाना ख़त्म होता है, फरा शक्ति कपूर को राइट ऑफ द कैमरा खींचती है, यहाँ लेफ्ट ऑफ द कैमरा आपके पाँव में आके गिरता है, और फिर टिल्ट अप होता है। तो कटिंग के हिसाब से दिस इज़ बेस्ट शॉट। ओके नो प्रॉब्लम। फिर टेक हो गया और सब मुहूर्त शॉट ओके हो गया, तालियां बजी, मिठाई खाई। फिर मेरे को एहसान उनका जो काम करता था वो मेरे को बोला राज साहब आपको ऊपर बुला रहे। फिर नया टेंशन। तो मैं बोला अभी पता नहीं कुछ डायलॉग सुनने को मिलेंगे क्या पता नहीं। मैं ऊपर गया तो मेरे को बोलते आई लाइक योर नेचर बोलते। मैं हर नए डायरेक्टर के साथ जब काम करता हूँ ना, तो पहले दिन उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोलने के लिए मैं बोल देता हूँ कि शॉट क्यों ले रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर वो मेरे को कन्विंस कर देता है तो मैं फिल्म उसके मुताबिक करता हूँ, अगर वो मेरे कहने पे चलता है तो फिर मैं अपने कहने पे हर सीन में कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तुम्हारे हिसाब से ये फिल्म बनेगी, तुमने जो सोचा है वो बनेगी बोलता है। फिल्म तुम बनाओ जानी हम काम करें। तो वो मतलब मैं खुश हो गया। फिर फ्रांजी को भी बोला, मैंने अभी टेंशन मत लेना, देखो राज साहब ने आज पहले ही दिन बोल दिया फिल्म तुम्हारे हिसाब से बनेगी, कोई टेंशन नहीं। और बाद में देखिए बनी, कंप्लीट हुई। उस समय जो माहौल था इंडस्ट्री का कि इतने बड़े बड़े दिग्गज सारे घूम रहे थे, क्या माहौल आपको उस समय लगा जब आप इंडस्ट्री में आए, आपने काम करना शुरू किया, किस तरह का माहौल था वहाँ? उस टाइम पे इंडस्ट्री में क्या था कि एक फैमिली एटमॉस्फेयर था, रिलेशन से चीज़ भी थी, और क्रिएशन को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। देखिए आज आर्टिस्ट उस टाइम पे मतलब पूरी कहानी सुनते थे, सीन वाइज डायरेक्टर खुद सुनाता था, तो पूरी फिल्म उनके दिमाग में आती थी। आज ईमेल भेज दो, ईमेल बिजनेस मैनेजर पढ़ेंगे, आर्टिस्ट के पास टाइम है नहीं है मालूम नहीं। कॉस्ट्यूम की डिस्कस होती थी प्रोड्यूसर के साथ, बाकी फाइनल जो भी पैसे की बात होती थी हो जाती थी। तो ये सब मतलब कहानी के साथ इन्वॉल्व होते थे थ्रू आउट। अब वो मतलब आज की डेट में देखा जाए तो टोटल धंधा है, उस टाइम पे क्रिएशन था, और आर्टिस्ट लोग प्रोड्यूसर के साथ रिलेशन में भी मानते थे। मैंने कितनी बार ऐसा देखा है, धर्म जी के साथ मैंने 4 फिल्म उनके पिक पीरियड में की, जीतू जी के साथ की। तो कभी भी कोई फिल्म 19-20 होती थी ना, तो नेक्स्ट पिक्चर में वो प्रोड्यूसर को प्राइस कम कर देते थे। अच्छा। हाँ, बोले अगली फिल्म तेरी पिछली फिल्म में कुछ नुकसान हुआ है, तो प्रोड्यूसर बोले हाँ सर इतना हुआ है, बोले कोई बात नहीं, इसमें मेरे को इतना कम दे देना। ये था। ये तो बड़ी अद्भुत बात है मेहुल भाई। तो ये बात थी। तो अभी वो सब चीज़ें है नहीं। और कहानी तो मतलब सोचिए, देखिए धर्म जी ने जब मेरे साथ 4 फिल्म की थी, पहली कहानी में सीन वाइज सुनाता था, फिर बाद में मेरे को क्या बोले, भाई मेरे को सीन वाइज कहानी मत सुनाओ, मैं बोल मेरा कैरेक्टर बता दो,
कॉस्ट्यूम की डिस्कस कर लेते हैं, आई एम डूइंग योर फिल्म बोलते हैं, वो कहानी तुम्हारा काम है बोलते हैं, मेरा तो काम। ये सब अलग अलग मिजाज के लोग थे, राजकुमार साहब अलग मिजाज, धर्म जी अलग मिजाज, इनके टेम्परामेंट को मैच करना ये भी तो आर्ट है ना। वो मतलब उसमें क्या होता है कि आपको मालूम है कि ये आर्टिस्ट की स्टाइल क्या है। मैं मोस्टली कहानी लिखता था ना, तो उनकी स्टाइल के रोल देता था, तो ताकि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम। और सेट पे कभी डायलॉग राइटर को मैं नहीं बुलाता था। गोविंदा भी उस समय स्टार थे, राजकुमार भी स्टार थे, तो और राजकुमार साहब की जो ख्याति थी, गोविंदा इनसिक्योर तो हुए होंगे क्योंकि वो भी स्टार थे कि यार इनके सामने मेरा प्लेसमेंट कैसा होगा। हाँ, लेकिन गोविंदा का कैरेक्टर बहुत अच्छा था उसमें भी, मरते दम तक में भी। नहीं, पर ये इनसिक्योरिटी उसका हाँ, होगी वो ना। बिगनिंग में थोड़ा सा लगा था उसको कि भाई राज साहब का रोल इतना पावरफुल होगा मेरे, लेकिन उसके इमोशनल सीन भी थे, कॉमेडी सीन भी थे, लाइट सीन, एक्शन भी। गोविंदा का मैंने देखा, मेरे साथ 3 फिल्में की। वो एक्चुअली ऑलराउंडर आर्टिस्ट है, लेकिन वो उसके नेचर की वजह से और वो ज्योतिष शास्त्र के चक्कर में वो आउट हुआ। अदरवाइज गोविंदा, मैं उसको बोला भी था एक बार कि तू ये सारी चीज़ें छोड़ दे, तू लाइफ टाइम काम कर सकता है, क्योंकि उससे कॉमेडी करवाओ बेस्ट सीन करेगा, उससे इमोशनल सीन करवाओ बेस्ट करेगा, डांसर बेस्ट, फाइटर बेस्ट, ऑलराउंडर था वो। मतलब क्या परफॉर्मर है गोविंदा। आप देखिए मरते दम तक में इमोशनल सीन भी उसने कितना अच्छे किए थे। मतलब मैं तो उसको बहुत बोला था, लेकिन अब वो कुदरत जो। मैं अभी पीछे कोई फिल्म देख रहा था टीवी पे, वो जिसमें नौकर बन के रहता है बाबू। यस यस। और वो आप कोई भी फिल्म आप पर टीवी पे अगर गोविंदा दिख जाए, आप स्विच नहीं कर सकते। नहीं, उसका इन्वॉल्वमेंट कैरेक्टर में होता था, पूरा इन्वॉल्वमेंट। लेकिन बस वो यही कि तो हाँ, मैंने ये भी सुना कि मरते दम तक में कई सारे डायलॉग्स राजकुमार साहब उनके खा जाते थे, और ये क्या सही है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये भी हम ही है, ये भी हम ही है, तुम नहीं। राज साहब का एक बार पूरा अगर स्क्रिप्ट दे दो ना, उस टाइम पे उनसे डिस्कस कर लो ना कि सर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सेट पे फिर कोई टेंशन नहीं, तो कभी भी नहीं हुआ था। तभी तो जब देखिए तिरंगा स्टार्ट की थी, तो मेरे को पूरी इंडस्ट्री में से आधे लोग बोल रहे थे कि ये फिल्म कभी कंप्लीट होगी ही नहीं, एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, लेकिन तिरंगा भी 6 महीने में कंप्लीट की थी राज साहब और नाना को लेके। और राज साहब का रिकॉर्ड है, उन्होंने 3 फिल्म किसी के साथ नहीं की, मेरे साथ की। वही रिकॉर्ड नाना पाटेकर का है, उसने भी कोई डायरेक्टर के साथ 3 फिल्म नहीं की, 3 मेरे साथ की। अमित जी ने 2 फिल्में की। और सबसे यादगार मेरे ये भी बात है कि राज साहब ने जब कमबैक किया तो मरते दम तक 4-5 साल के बाद उन्होंने काम किया था फिर से। सेम अमित जी ने जब कमबैक किया तो मृत्युदाता से 5 साल के बाद। तो वो एक मेरी लाइफ के यादगार कमबैक फिल्म। क्या विश्वास है कि मेहुल भाई के साथ करते में। तो वो एक किस्सा और मरते दम तक का मैंने सुना था, गोविंदा के रुमाल का। वो क्या किस्सा था? नहीं, वो गोविंदा कुछ शर्ट के ऐसे कुछ सिल्क का वो कुछ पहन के आया था, तो राज साहब ने तारीफ़ की कि भाई तुम्हारा हमारा शर्ट तो बहुत अच्छा है, तो उसने वो शर्ट राज साहब को दे दिया, बोले आप अच्छा लगता है तो आप रखिए नो। तो राज साहब दूसरे दिन क्या किया, उस शर्ट को फाड़ के उसका रुमाल बना के लेके आ गए और वो हाथ साफ कर रहे थे लंच टाइम पे उसी से ही। तो गोविंदा ने देखा होगा ये, तो गोविंदा चुप हो गया क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते ना राज साहब को क्या बोले। राजकुमार साहब ने एक मरते दम तक आपकी सुपर डुपर हिट फिल्म रही, फिर आपने एक और एक पंगा लिया। राज साहब ने मरते दम तक के बाद जंगबाज भी की थी मेरे साथ, गोविंदा राज साहब बंदा के नहीं थे। और उसके बाद फिर तीसरी तिरंगा होम प्रोडक्शन मेरी की थी। वो तो पंगा ही था, बहुत बड़ा पंगा था। तो कैसे बने ये तिरंगा मतलब ऐसी कि आज तक बच्चे देख रहे हैं तिरंगा। उस टाइम पे क्या है, मतलब मोस्टली सब एक्शन फिल्में बन रही थी, मैंने भी काफ़ी एक्शन फिल्में बनाई थी। तो मनोज जी के बाद देशभक्ति की फिल्में बनना मोस्टली बन जैसा ही हो गया था, कोई नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक देशभक्ति पे फिल्म बनाए। और उस टाइम पे पाकिस्तान और ये सब अपना चल ही रहा था, तो मैंने उस टाइम पे मतलब ये आइडिया करके फिल्म बनाई कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि 15 अगस्त को इंडिया को ख़त्म कर दे। उस टाइम पे मैंने सोचा था, इतने साल 24 आ रहा है। तो आपने किस किस को ऑफर किया था? कौन? तो पहले मैंने रजनी जी को अच्छा मद्रास जाके कहानी सुनाई, तो नाम भी मैंने शिवाजी राव रखा था, उनका ओरिजिनल नाम। हाँ। तो उनको कहानी बहुत अच्छा लगी, बोले नाम भी मेरा रख दिया आपने, बोलते लेकिन पता एक ही डर है, वो राज साहब बोलते दोबारा हम कभी साथ में काम करेंगे, इस फिल्म में मेरे को माफ़ कर दो बोलते। नहीं किया, मैं मद्रास जाके कहानी सुनाई थी उन्होंने। उसके बाद फिर नसीर भाई को कहानी सुनाई,
तो नसीर भाई ने भी इस पॉइंट पे ना बोल दिया होता। फिर आत्माराम स्टूडियो लिंक वाले जो मेरे डिज़ाइनर थे उनको मैंने बोला, मैंने यार ये कैरेक्टर फाइनल नहीं हो रहा है। तो बोले मेहुल भाई नाना को साइन कर लो, नाना की फ़िल्म एक ही रिलीज़ हुई है और इतनी अच्छी भी गई नहीं है बोलते, तो अभी उसके पास कोई दूसरी फिल्म है नहीं। बोला मेरे पास कोई नंबर है नहीं, मैंने कभी काम भी किया नहीं, मिला भी नहीं हूँ। बोला मैं आपको नंबर देता हूँ, आप बात कर लो ना, नो प्रॉब्लम। तो मैंने उनसे नंबर लिया नाना का, फ़ोन किया नाना का, तो बोलते मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता हूँ। मैं बोला यार कमर्शियल फिल्में करोगे ना नाना तो तुम्हारी पहचान वर्ल्ड वाइज होगी। आर्ट फिल्में तो उस जमाने में क्या होता था, बॉम्बे से बोरीवली तक चलती थी, हिट हुई तो दूसरे सर्किट में रिलीज़ होती है मेला। तो उसको मेरी बात बोले तेरी कहानी में दम है। मेरा कहानी है तिरंगा टाइप। अच्छा, तेवर उनके तब भी हाँ, वैसे ही थे? वैसे ही थे। तो बोलते कब सुना सकता है। मैं जब बोलो, मेरे पास कंप्लीट स्क्रिप्ट है। बोले कल आ जाओ मेरे घर पे। तो लोखंडवाला में जहाँ रहता था वहाँ पे ससुराल के ऊपर। तो कहानी सुनाई जाके, कहानी उसको अच्छी लगी। मेरे को बोलते है कहानी बहुत अच्छी है, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, अगर राजकुमार जी ने अगर सेट पे कुछ इंटरफियर किया तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा। तो बोला राज साहब की मेरी 3rd फिल्म है, वो कोई इंटरफियर नहीं करते। बोला तो बोले नो प्रॉब्लम। फिर हमारी प्राइस की बात फाइनल हो गई, नाना को साइनिंग अमाउंट भी दे दिया, ओके हो गया। फिर राज साहब को मैंने रात को फ़ोन किया, बोला राज जी वो कैरेक्टर फाइनल हो गया। बोले कौन हुआ? बोला नाना पाटेकर। अरे नाना पाटेकर वो तो सेट पे मार पिटाई कर लेता है, गाली गलौज करता है मेहुल। बोला राज जी मैंने सारी बातें क्लियर कर ली उससे, पूरी स्क्रिप्ट सिनवाई सुना दी उसको, मेरा कॉपी भी चाहिए तो रख लो एक। तो बोले क्या बोला कुछ? वो मैंने वो जो बोला वो मैं आपको बताता हूँ। उसने ये बोला कि राज साहब अगर सेट पे इंटरफियर करेंगे तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा। क्या बात। तो उसका जो गाना है पीले पीले ओ मेरे राजा, वो गाना मतलब आइकॉनिक सॉन्ग है वो। दोनों ही नॉन डांसर। यस। और दोनों से ही आपने डांस करवाया, ये कैसे हुआ? ये मतलब देखिए, जब मैंने गाना का पहले नाना को बोला, नाना बोलते मेहुल मैं डांस करूँगा, पब्लिक कैसे डाइजेस्ट करेगी? मैं बोला देखो मेरे को तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस है, और ये पार्टी सॉन्ग है, राज साहब भी नशे में है, तुम भी नशे में हो, तो मूवमेंट भी जो ऊपर नीचे कुछ ऐसा भी होगा तो भी पब्लिक डाइजेस्ट करेगी कि भाई दोनों अभी टाइट होकर गाना गा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये गाना देखिए उस टाइम पे जब तिरंगा के गाने हम लोग म्यूज़िक था लक्ष्मी जी का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, तो उन्होंने मेरे को बोला कि संतोष आनंद से गाने लिखवाओ मेहुल भाई। संतोष जी उस टाइम पे गाना लिखना बंद कर दिए थे और लखनऊ ही रह रहे थे वो। तो मैं बोला मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ उनको। तो बोले आपको नंबर देते हैं, आप बात करो एक बार। तो वही मैंने संतोष जी से बात किया, तो बोलते भैया मैंने गाने लिखना बंद कर दिए। बोला सर हम चाहते ये गाने आप लिखो। उनके बेटे का इशू था। हाँ, संतोष जी का ना बेटा छोड़ो चला गया था। तो उन्होंने भी यही पूछा क्या टाइटल है तुम्हारी फिल्म का? मैं बोला तिरंगा। अच्छा तिरंगा देशभक्ति की फिल्म है? मैं इसलिए। तो बोले फिर मैं लिखूँगा, एक काम करो, बोलते हैं मेरी सी साइड होटल में रूम बुक करा दो, 8 दिन में रुकूंगा, पूरे गाने लिख के चला जाऊंगा। बोलते तो ये जानी क्यों? आपने पूछा कभी उनसे कि जानी आया कहाँ से? वो क्या था? प्यार से, जब वो बहुत ही प्यार से बोलते थे। मैंने बोला मेरे राजी आप हर एक को बोले नहीं, जो लोग मेरे को अच्छे लगते हैं, जिनके साथ मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है अच्छी तरह से, उनको मैं जानी बोलता हूँ, हर एक को जानी नहीं बोलता हूँ। बोलते तो उन्होंने पूछा भी था, मैंने आप जानी वर्ड? तो बोले जानी वर्ड कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ, एवरी टाइम पे नहीं, हर एक को नहीं बोलते। तो वो जानी वर्ड आया तो खुश हो गए थे। और वो गाने में देखिए दोनों ने ज़बरदस्त डांस किया। तो उनको राज जी भी ऊपर के ही डांसर थे जितनी फिल्में बचपन से। तो इन दोनों को डांस के लिए कैसे आपने वो किया? कि फिर मतलब वही मैंने, नाना तो पहले डरा हुआ था, मैंने कभी डांस किया ही नहीं। मैंने देखो नाना पार्टी सॉन्ग है और दारू पी के डांस करना है, तो दारू पी के तो उटांग पटांग पे डांस करोगे तो पब्लिक डाइजेस्ट करने वाली है। अपने को कोई ऐसा डांस नहीं है कि रियल मोमेंट होगी सब। और राज साहब का भी ऐसा ही है, तो वो खुश हो गया। फिर स्टार्ट किया तो एकदम इन्वॉल्वमेंट के साथ। मेहुल भाई आप इतने मतलब आप इतने पॉजिटिव और इतने आपकी एनर्जी इतनी कमाल है ना, आपसे सब प्रेम करते हैं। मतलब नाना हॉस्पिटल से उठ गया था, राजकुमार साहब मतलब मुझे लगता है कि आपने 3 फिल्में उनके साथ सबसे ज़्यादा फिल्में की, लेकिन उनका प्रेम भी आपके ऊपर उतना ही रहा। राज साहब का था। राज साहब का देखिए एक किस्सा मैं आपको बताऊं तो मतलब एक हमेशा लाइफ में मेरे को 2-4 चीज़ें है। एक बार राज साहब ने, मेरा बर्थडे था और राज साहब ने बर्थडे केक, मद्रास में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो इतना बड़ा केक मंगवाया और प्रोडक्शन वाले को बोला था कि तलवार लाना, मेहुल का केक तलवार से काटूंगा। अरे बाप रे, क्यों? फोटोग्राफ दिया मेरे पास और उन्होंने तलवार से केक काटा। उसके बाद दूसरा बर्थडे मेरा अमित जी ने मनाया था। जब मेरा बर्थडे था
डिम्पल जी भी थी सेट पे महबूब स्टूडियो में, और उन्होंने भी इतना बड़ा केक मंगाया था। तो वो 2 बर्थडे मेरे ऐसे थे जो मतलब इतने बड़े स्टार ने सेलिब्रेट किए थे। उसके बाद मैंने बर्थडे मनाना बंद कर दिया, मेरा घर पे मनाओ, कोई पार्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं। और राज साहब का फिर किस्सा ये है कि हम लोग मरते दम तक की शूटिंग कर रहे थे, फरियाज होटल खंडाला, उनका घर बताया, दिलीप साहब का जो होटल। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग ने राज साहब का शमशान यात्रा का सीन था, पूरा टेम्पो सजा हुआ था, राज साहब को ऊपर सुलाए हुए थे, जूनियर आर्टिस्ट भी काफ़ी थे, पूरा रोड फुल भरा हुआ था। तो मैं नीचे खड़ा था शॉट स्टार्ट होने से पहले, तो राज साहब बोले मेहुल ऊपर आ जाओ। तो मैं बोला मेरे को ऊपर क्यों बुला रहे, तो मैं ऊपर गया। तो जो हार लास्ट में उनको पहनाने का था, वो लड़का खड़ा था हार लेके, तो मेरे को बोलता ये हार ले लो और मेरे को पहना दो, बोलते मैं जाऊँगा तो ये मौका नहीं मिलेगा। बोला राज जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोलते पहना दो यार। लाइट ले लिया एकदम उन्होंने। मैंने बोला यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और मैंने उस टाइम पे उनको हार पहनाया और वो शमशान यात्रा स्टार्ट हुई उसके बाद, सोचिए। और फिर मेरे को वो रियलाइज़ तब हुआ, राज साहब का डायलॉग देखिए उन्होंने कब बोला था। राज साहब की डेथ हुई, हम लोग महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, तभी मृत्युदाता की अमित जी थे, डिम्पल जी भी थे। तो मेरे को फ़ोन आया उनके घर से कि राज साहब का इंतकाल हो गया है और हम लोग अंतिम संस्कार। तो मैं बोला कब है, तो बोले नहीं सब कुछ हो गया, अंतिम संस्कार भी कर दिया, सिर्फ उन्होंने थोड़े बहुत लोगों के नाम बोले थे लिख के, वो बोले इनको घर पे बुलाना बाद में, तो आपका नाम भी था बोलते उसमें। तो मैंने अमित जी को बोला, अमित जी बोले कमाल है, अंतिम संस्कार। बोला हाँ हो गया, सब हो गया बोलते। तो बोले फिर आप पैकअप करके आप जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हमने पैकअप किया, मैं घर पे गया, वहाँ पे मैंने भाभी जी को ये बात बताई, तो बोले वो नहीं चाहते थे कि शमशान यात्रा हो बोलते। तो बोला ऐसा बोलते, वो हमेशा बोलते थे कि फिल्म की शमशान यात्रा है वो तमाशा है, इमोशंस नहीं होते उसमें, बोलते जो चला गया है उसको याद कम करेंगे, कौन देखने के लिए आया है। आर्टिस्ट लोग सब आएंगे, बोलते चश्मे पहनेंगे, वाइट कपड़े पहनेंगे, और टीवी वाले जर्नलिस्ट उनके फ़ोटो खींचने में लगे हुए रहेंगे। तो वो एक इमोशनल फैमिली जो होता है इन्वॉल्वमेंट वो नहीं होता है बोलते। तो उन्होंने ना बोला था, बोलते मेरी शमशान यात्रा फैमिली के साथ ही करना और कोई नहीं। मतलब मुझे एक इसी में जुड़ा हुआ किस्सा किसी ने सुनाया था बड़ा, कि उनको कैंसर हो गया था ना, तो टाटा में भर्ती हुए वो, क्योंकि एकदम लास्ट स्टेज पे था, तो टाटा में भर्ती हुए। तो जिस वार्ड में थे वो 2-3 लोगों ने झाँक के उनको देख लिया, तो वो उठ के खड़े हो गए कि घर जाके मरेंगे, राजकुमार का तमाशा नहीं बनना चाहिए। वो वही देखिए ना, आज भी मतलब किसी को मालूम नहीं। कल शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन कोई नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। मतलब ये एग्जैक्टली मतलब ये चीज़ थी। और देव साहब से एक बार मेरी बात हो रही थी, तो देव साहब से मैं बोले मैं चाहता हूँ कि यहाँ नहीं कहीं और मरूंगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हो देव साहब, इस देश ने आपको नाम दिया, शोहरत दी, पैसा दिया, सब कुछ तो इस देश ने। तो बोला सब दिया, इसीलिए कहीं और मरूंगा तो हमेशा रहूंगा, यहाँ मर गया तो चला जाऊंगा। मैंने कहा यार क्या थॉट है, मतलब आज भरोसा नहीं होता कि देवानंद नहीं रहे। वही तो, किसी को बोलो तो बहुत से लोग जिनको मालूम नहीं, वो मालूम भी नहीं कि कब हुआ उनका देहांत, कुछ मालूम नहीं किसी। अद्भुत अद्भुत लोग, वो सब पुराने हिस्ट्री है वो जितने भी। तो मेहुल भाई आपने मतलब तमाम मेरे में 37 फिल्म में मेरे ख्याल है 80% आपकी 47 18 गुजराती 19 हिंदी। हाँ, तो ये मतलब आपके हिट की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब आप एक आइडिया आपके दिमाग में आता था कि यार चलो ये एक फिल्म बनाना है, क्या प्रोसेस आप अडॉप्ट करते हो लिखते हुए, क्या है दिमाग में? मतलब मैं मोस्टली क्या ऐसा कोई टॉपिक हमेशा पसंद कर रहा था कि जैसे करंट टॉपिक होवे, फिर उसमें अपने इंडियन कल्चर भी होवे, गाने भी अच्छे डाल सकते हैं, फैमिली का एक एटमॉस्फेयर भी आ सके, वो सब चीज़ें दिमाग में रख के लिखा, सिर्फ कहानी नहीं। तो लास्ट फिल्म भी देखी मैंने, जागो आज भी हमारे देश में चाइल्ड रेप में चली रहा है। वो फिल्म हंसिका मोटवानी चाइल्ड आर्टिस्ट थी तभी, तो जो हाँ, और वो इंसिडेंट अपनी ट्रेन में हुआ था, लोकल ट्रेन में बच्ची पे रेप किया था। तो जब मैंने उसको रोल सुनाया था तो उसकी मम्मी थोड़ी टेंशन में थी, बोले मेहुल जी ऐसा। मैं बोला मेरी फिल्म में कोई मतलब ऐसे शॉर्ट्स नहीं होता कभी भी, तो वल्गारिटी की बात ही नहीं करो। मैं बोला मैं करूँगा पिक्चराइज ऐसे विजुअली होगा मेरा, उसमें कोई टेंशन नहीं। और उसने वो रोल किया और वो पिक्चर देखिए आज भी। मतलब इसका एक किस्सा मेरे को याद है, एक पार्टी में मेरे को अपने बॉम्बे के कोई जज थे हाई कोर्ट के, वो मिले, तो किसी ने मेरी पहचान कराए, तो वो बोलते अरे जागो फिल्म
तिरंगा, क्रांतिवीर, सब फिल्मों के नाम बोल दिए उन्होंने। और जागो में बोलते सर आपने क्या बताया, क्लाइमैक्स बोलता है, वो पूरा क्लाइमैक्स बोल दिया। बोले जज सब फैसला सुना रहे, बोलता है कि इसको फांसी की सज़ा देगी लड़की की माँ, और मेरी नज़र के सामने फांसी की सज़ा होगी बोलते हैं। और वो बोलते हैं फांसी भी हुई, लड़की की माँ ने उसको वो किया, और बोलते हैं उसके बाद वो रिज़ाइन कर देते, बोले मैं तो जाग गया, आप भी जागो। बोले ऐसी फिल्म है। बोला सर हमारा काम है वो हमने किया, अब लोगों को जगाना। कितना मतलब आज भी देखिए करंट टॉपिक सब चल ही रहा है, वो चाइल्ड रेप हो रहे, सज़ा मिल नहीं रही, मिलती है तो कितने साल निकल जाते हैं। एक सवाल वो था कि बच्चन साहब सुपरस्टार रहे, फिर उनका एक पूरा वक्त आया, लेकिन कमबैक के समय मेहुल कुमारी क्यों याद आए, प्रकाश मेहरा क्यों नहीं याद आए, मनमोहन देसाई या यश राज और क्यों नहीं याद आए? क्या वजह थी कि मेहुल कुमार याद आए? वो मेरे लिए बहुत ही यादगार मतलब है कि अमित जी ने कमबैक भी मेरे साथ किया, और वो खुद प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के। अमित जी के साथ मेरी मतलब पहचान थी, मनमोहन देसाई जी ने पहचान करवाई थी, और उन्होंने ये बोला था कि ये गुजरात का मनमोहन देसाई है। उस टाइम पे कितना बड़ा सर्टिफिकेट आपको उस समय नए नए डायरेक्टर को दिया था। तो मेरी 3 फिल्मों का मुहूर्त अमित जी ने किया था, और पहली फिल्म मेरी लव मैरिज, जो अमित जी और मनमोहन देसाई जी ने मुहूर्त शॉट डायरेक्ट किया था और अमित जी ने क्लिप दिया था, वहाँ से मेरी पहचान हुई थी। उसके बाद आंसू बने अंगारे और सुजीत कुमार की आसमान से ऊंचा, वो भी अमित जी ने किया। तो अमित जी के साथ पहचान थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कमबैक करेंगे और वो मेरे साथ ही करेंगे। वो हादसा तब हुआ कि रंगीला की म्यूज़िक लॉन्च थी, वहाँ अमित जी भी थे, मैं भी था, हरीश सुगंध, चमू सुगंध जी। तो मेरे को ऐसे मिले, बोले सर कुछ गर्मा गर्म स्क्रिप्ट है आपके पास के नहीं? तो मैंने किसके लिए? बोलते मेरे लिए, और किसके लिए? कभी पार्टी में ऐसी बातें होती हैं, मैंने सीरियस नहीं लिया, मतलब है सर कभी बात करेंगे। तो बोले, और दूसरे दिन शीतल जी का फ़ोन आ गया मेरे को। मतलब आज भी मैं जब मूड में रहता हूँ तो अपनी गाड़ी को ऐसे ही बोलता हूँ, चल चल री चल मेरी राम प्यारी। ये राम प्यारी को आना भी तो अपने आप में बड़ा वो है कि ये किसने लिखे थे उसके गाने? इनके किसके? मृत्युदाता के गाने इन्होंने बख्शी साहब ने लिखे। आनंद भाई, क्या गाना है, मतलब आज भी उतना ही वो चलता है मृत्यु। तो अब मतलब इतनी सारी सुपर डुपर हिट फिल्में बनाने के बाद मेहुल कुमार का बायोडेटा क्या है, ये पूछने वाले लोग हैं। नेचुरली अभी भी कोई कंपनी में जाओ तो प्रोफाइल मांगेंगे ना। कैसा लगता है, मतलब आज की तारीख में, मतलब आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, अभी हम तिरंगा की पार्ट 2 की बात कर रहे थे, क्या बदलाव है, क्या ही है ये? मतलब देखिए अभी देखा जाए ना तो फिल्म मेकिंग पहले क्या था, क्रिएशन था, समाज का आईना इसको बोला जाता था। जो भी हम कहेंगे वो पूरे समाज के लिए होगा, या समाज को उसमें से सीखने को भी कुछ मिलेगा। आज क्या हो गया है, सिर्फ धंधा। जब से ये कंपनी आई ने, उन्होंने फिल्म को धंधा बना दिया, प्रपोजलें बन रही है, फिल्में नहीं बन रही है। मैं आपको बात बताऊं, मेरी एक कंपनी के साथ मीटिंग हुई थी, तो मेरे को बोले मेहुल जी हम आपके साथ एक फ़िल्म करना चाहते हैं। तो मैंने जाके मीटिंग भी की, तो मीटिंग में मेरे को सब वही इंट्रोड्यूस करा, सी इज़ अवर प्रोडक्शन हेड, ये क्रिएटिव हेड, ये वो हेड, ये हेड, 6-7 लोग। मैं बोला बताइए, बोले मेहुल जी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, बोले उन्होंने बहुत फिल्में बनाई है, हम चाहते हैं एक फिल्म हमारे साथ भी बने। तो मैं बोला सर आप बताइए कैसे करना, क्या करना है? तो मेरे को क्या बोले, उनके क्रिएटिव हेड ने पहले ही डायलॉग बोला, सर आर्टिस्ट कौन है? तो मैं चुप हो गया। मतलब सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए, देन वी विल डिस्कस। आर यू इंटरेस्टेड इन फिल्म और प्रपोजल? तो सारे चुप हो गए। और वो क्रिएटिव हेड मेरे बोले, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिल्म एंड प्रपोजल? बोला सर आपने पहले मेरे को क्या पूछा, आर्टिस्ट कौन है? वो फिल्म नहीं है, वो प्रपोजल है। मैंने सब आर्टिस्टों के साथ काम किया है, लेकिन कभी उनके लिए फ़िल्म नहीं बनाई। उस फिल्म में वो फिट थे तो उनको लिया है। तो पहले आप कहानी सुनो, उस कहानी में जो फिट है उसको कास्ट करो। तो मैं तो प्रपोजल नहीं बना सकता सर, आई एम सॉरी। मैं बोला मेरे कहानी के ऊपर ही फिल्म बनाता हूँ। तो आज ये चल रहा है, मैं अगर किसी आर्टिस्ट का नाम ले लूँ कि सलमान खान इज़ देयर, शाहरुख खान इज़ देयर, तो ओके गो हेड, नो प्रॉब्लम, फिर स्टोरी की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये हो गया है। और आर्टिस्ट लोग भी आजकल देखिए ना, बिजनेस मैनेजर, ऑनलाइन भेजो, ये करो वो करो। पहले आर्टिस्ट सीन वाइज स्क्रिप्ट सुनते थे, और सीन वाइज में क्या पूरी फिल्म उनके सामने आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अब वो है ही नहीं।
अभी सिर्फ प्राइस की बात मतलब फाइनल। मुझे तो लगता है कि हम मीडिया वालों को ही लग रहा है कि आर्टिस्ट बहुत दूर हो गए, डायरेक्टर्स को भी लग रहा है कि हाँ, आर्टिस्ट बहुत दूर इसीलिए हो गए। पुराने कोई क्यों काम नहीं कर रहे, देखिए ना, पहले आर्टिस्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना होता था कहानी के साथ भी, कहीं भी नहीं। आज वो है ही नहीं सब चीज़ें, तो इसीलिए आज वो रोल नज़र नहीं आ रहे ना, वो कहानियाँ भी नहीं बन रही। और पहले आप देखिए, पहले की बात, कभी कोई आर्टिस्ट ने छुट्टियों पे अपनी फिल्म रिलीज़ करते थे। आज बड़े बड़े स्टार त्योहार पसंद करके फिल्म रिलीज़ कर रहे, मैं दिवाली पे आऊँगा, मैं ईद पे आऊँगा, मैं जन्माष्टमी। तो ये सब मतलब उनको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले कहाँ होता था, पहले छुट्टियों में भी फिल्में रिलीज़ होती थी, सिल्वर जुबली होती थी, हिट होती थी। तो मेहुल भाई, ये माहौल कैसे सुधरेगा? ये जो इंडस्ट्री के बहुत बुरा हाल हो रहे, क्या आपको लगता है? देखिए अभी मतलब कंपनियां भी, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, इसलिए नुकसान इतनी जल्दी उनको नज़र नहीं आ रही, लेकिन लॉन्ग रन में तो डेफिनेट। आज पिक्चरें फ्लॉप क्यों हो रही है, मैं कितनी बार बोला हूँ, बजट की वजह से। आज कलेक्शन बहुत अच्छे है, धंधा भी बहुत अच्छा है। बड़ी से बड़ी फिल्म अगर 60 करोड़ 50 करोड़ में बने न, तो 100% 100 करोड़ का अब धंधा। आपका 100 करोड़ 150 करोड़ तो स्टार ले जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर फिर दूसरी फिल्म, ये मैं बोलता हूँ हमेशा कि 25-30 करोड़, और लास्ट फिल्म 10-15 करोड़ में, तो धंधा हर एक फिल्म का होगा। लेकिन मैं बोला 300 करोड़ 400 करोड़ की फिल्म, तो मेरा तो मल्टीप्लेक्स बिजनेस है, मेरे को मालूम है एक्चुअली 100 करोड़ का जब धंधा होता है ना, तो नेट कितना है मालूम है, 30 करोड़। 30 करोड़। तो सोचिए आप 600 करोड़ की रिकवरी, कितने करोड़ का बिजनेस चाहिए? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अब कोई मानने को तैयार नहीं है। प्रोड्यूसरों का भी पहले क्या यूनिटी थी, अब यूनिटी है ही नहीं, एसोसिएशन सब खत्म हो गए। अब आर्टिस्ट लोग जो बोले, जो प्राइस, एक फिल्म हिट होती है तो आर्टिस्ट सीधा 5 करोड़ से 20 करोड़ 25 करोड़ तक पहुंच जाता है। मतलब अब ऐसे 4-5 करोड़ का तो मामला ही नहीं मामला बचा ना। बड़े स्टार तो 100 करोड़ से नीचे बात नहीं कर रहे हैं। और पार्टनरशिप भी चाहिए सबको, तो प्रोड्यूसर बाद में नाम के हो जाते, 4-4 प्रोड्यूसर होते। फिर वो गुरबानी गाएगा। और आज क्या, एक फिल्म नहीं चले तो नोवेयर हो जाए ना। हाँ, इसलिए पुराने लोग कोई आज फिल्म बना नहीं सकते, क्योंकि सोच नहीं सकते। फिर ऊपर से फिर कितनी भी बड़ी फिल्म बनाओ, रिलीज़ आपको अपने रिस्क पे करना है। पहले क्या होता था, एमजी में फिल्में बिकती थी, एडवांस में जाती थी, तो इतनी बड़ी प्राइस नहीं होती थी, तो एडवांस में भी रिकवरी होती थी। अब वो है ही नहीं, एमजी है ही नहीं। आपकी इतने बजट, ठीक है हम लोग रिलीज़ कर देंगे 20%, ये बाकी पब्लिसिटी का इतना खर्चा, और हम बाकी जो मिलेगा तो देखेंगे, फिर नहीं मिला तो फिर भूल जाने का। तो मतलब मेहुल भाई, तमाम सारी विपरीत स्थितियां हैं, सब अपनी जगह है। क्या मेहुल कुमार अब डायरेक्ट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे? क्या प्रोड्यूस तो नहीं, मैंने ना बोला, कितना मेरे 2-3 जगह बात चल रही थी, मैं बोला ओनली डायरेक्शन। मैं कहानी मेरे पास है, मेरे पास अभी बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मिशन तिरंगा। दूसरा एक रोमांटिक लव स्टोरी भी बहुत अच्छी है, मतलब फैमिली ड्रामा है, शादी के बाद लव मैरिज, जो आजकल चल रहा है, मैरिज के बाद भी लव मैरिज करते हैं लोग। तो इमोशनल ड्रामा है और कॉमेडी भी है। तो ऐसे सब्जेक्ट है मतलब काफ़ी। तो मतलब सही ढंग से अगर डायरेक्शन का होगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आज क्रिएशन, हम फिल्म बनाते थे तो उस टाइम पे हमको खुद को भी याद रहता था रात को भी कि क्या आज सीन हो गया। और उस टाइम पे आर्टिस्ट, सोचिए अभी जब तिरंगा में ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून शूटिंग कर रहे थे हम लोग चांदीवली में, वो झोपड़पट्टी का सेट लगाया था, 500 जूनियर आर्टिस्ट थे। और जब ये सीन चल रहा था ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, नहीं तो जूनियर आर्टिस्ट कभी चुप नहीं बैठते। शूटिंग आपकी चलती रहती है, वो उनकी बातें चलती रहती है, पान तम्बाकू सब खाते रहते, कुछ नहीं, शॉर्ट बोलो तो बैठ जाते चुपचाप। तो सब लोग चुपचाप। तभी मैंने नाना को बोला, रिहर्सल कर रहे हैं, नाना देख ले, एक भी जूनियर आर्टिस्ट की आवाज़ नहीं है, मेरा ये सीन सुपर हिट होने वाला है। बोलते लग तो रहा है बोले। और जब टेक ओके हुआ ना, तालियां बजाई सब लोग ने, बोला ये देख रही है सर। तो तभी इन्वॉल्वमेंट सबका हो जाता था। अभी आजकल तो आप देखिए ना, कोई साथ में बैठ के खाना नहीं खाता, मैंने सुना। सेट पे इंग्लिश में ही बातें करते, हिंदी में कोई बात नहीं करते बोलते। और डायरेक्टर साहब स्क्रीन के सामने बैठ के ही सजेशन देते। पहले हम लोग आर्टिस्ट को पकड़ के समझा के डायलॉग देते थे, अब वो है ही नहीं सब। 5-5 4-4 वेनिटी आ रही है एक आर्टिस्ट की, इसमें मीटिंग होगी, इसमें कपड़े होंगे, इसमें शेफ होगा, इसमें जो। तो ये टोटली मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया कि कुछ पहले पार्टियां भी होती थी, बर्थडे पार्टी में सारी इंडस्ट्री जमा होती थी, रिलीज़ पे पार्टी, म्यूज़िक लॉन्च की पार्टियां होती थी। आज वो सब कुछ है ही नहीं ना, कोई आता ही नहीं है। ये तो ठीक है, आपकी प्रेस और मीडिया से भी नहीं मिलते आजकल, ये आजकल उनसे मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स से। मतलब जो मुहूर्त में, म्यूज़िक लॉन्च में, ट्रेलर लॉन्च में मिलते थे,
अब इनको मीडिया से भी कोई लेन देन नहीं, अपने आप में ही खुश है, ये ले गया है इन्फ्लुएंसर और कितनी फिल्में चला ली इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे इन्होंने। तो एक दिखता है आंकड़ा, पर कल्टीवेशन थोड़ी है, पैसा दे दे के जाते हैं स्टार उनके पास, इन्फ्लुएंसर्स के पास, और बिजनेस के नाम पे 0/कद्दू। वही मेन सब धंधा टोटली क्रिएशन ख़त्म कर दिया टोटली। तभी कोई यादगार फिल्म नहीं बनती ना। आज देखिए मतलब ऐसी फिल्म साल में एक आध दो आ जाती। साउथ की फिल्में फिर भी आज क्यों चल रही है? क्योंकि उधर आज भी मतलब डायरेक्टर है सब कुछ, और डायरेक्टर है, कल्चर है। हाँ, जैसे कल्चर, हम बात कर रहे थे, माँ बाप के कैरेक्टर भी आते। अपने यहाँ तो अब वो कल्चर है ही नहीं। आज त्यौहार भी कोई फिल्म में नहीं आते। सोचे मेरी कितनी फिल्मों में सब गाने जितने भी त्यौहार पे डाले थे आज भी सुपरहिट बजते। रक्षाबंधन का गाना हर रक्षाबंधन पे बज रहा है, नवरात्रि के गाने हर नवरात्रि में, गणपति का गाना हर गणपति पे बजता है। तो ये सब चीज़ें मतलब इन्वॉल्व। तो चलिए मेहुल भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। आपसे तो मतलब मैं घंटों ऐसी बातें कर सकता हूँ कि तमाम सारे सब्जेक्ट है फिल्म को लेके, क्योंकि आप सारे ही आयामों से जुड़े हुए हो, लेकिन आपको भी छोड़ना हमारी जायज़ ड्यूटी है। तो फिर होती है मुलाकात, किस नए सब्जेक्ट और नई चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके नई फिल्म का इंतज़ार रहेगा बेसब्री। बस देखो अभी सब कुछ सही रहा तो करेंगे डेफिनेट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।